देखो आज से हम लोग परिवहन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले तुम लोग वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, 2 पार्ट में वीडियो बना दिए हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। उसको देखने के बाद क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग पहले जाकर के वीडियो देख लो और तब क्वेश्चन आंसर समझना। तो देखो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो को देखने के बाद में अपना मन आप लोग क्वेश्चन आंसर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखो, तुम लोग भी बताना। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। 4 गो ऑप्शन पहले सुनो। परासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा विसरण द्वारा। तो विसरण द्वारा का मतलब होता है कि पौधों में, यानी कि एक कोशिकीय पौधा का नाम जब पूछेगा, कोशिकीय पौधा हो जाएगा यूग्लिना, शैवाल, उसके बाद क्लेमाइडोमोनस, 3 गो होता है। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा उसमें परिवहन होता है, यानी कि कहीं से जल अंदर चल जाएगा और कहीं से बाहर निकल जाएगा। एक कोशिकीय पौधा में या एक कोशिकीय जीव में परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है, आप लोग याद रखिए। अब देखिए, पानी एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण होता है, यानी कि पानी और घुलित खनिज लवण तो जाइलम के द्वारा होता है। जस से जल, जस से जाइलम, क्योंकि जाइलम जल का परिवहन करता है तो जल के साथ साथ खनिज लवण भी ऊपर चल जाता है। और फ्लोएम पेड़ पौधा में भोजन का स्थानांतरण करता है एक दिशा से दूसरे दिशा में, यानी कि ऊपर नीचे दोनों ओर करता है। कौन? फ्लोएम। अब देखो, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो ऑप्शन है ग्लूकोज, बी में सुक्रोज, उसके बाद सी में स्टार्च और डी में प्रोटीन। तो पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है और हम लोगों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ग्लूकोज के रूप में होता है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन याद, ऑप्शन याद कर लेना बड़ी बात नहीं है, उसको समझना है कि आखिर होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। इना कि ऑप्शन देख कर पहले ही रट जाओ, बताओ कि हई फलान चिलान, वो सब कुछ ना। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? अब देखो आ गया फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के बारे में बताए थे कि जाइलम जल और घुलित खनिज पदार्थों का परिवहन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर करता है। जल से जल, जल से जाइलम, तो जल में मिला रहता है घुलित खनिज पदार्थ और हमेशा नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है, तो फ्लोएम हमेशा फल यानी कि भोजन का स्थानांतरण एक अंग से दूसरे अंग में करता है और वह दोनों दिशा में करता है, यानी कि ऊपर में भी करता है और नीचे में भी करता है, क्योंकि पेड़ पौधा के प्रत्येक भाग तक फल यानी कि भोजन पहुंचना जरूरी होता है। तो इसलिए नीचे और ऊपर स्थानांतरण का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो अब देखो यहाँ पर, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ऑप्शन है केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, इसमें से कोई नहीं। तो ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जल और घुलित खनिज लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? देखिए आ गया फिर वही वाला बात है। जल और घुलित खनिज लवण मूल रोम से किसके द्वारा ऊपर जाता है? तो जाइलम के द्वारा जाता है। जाइलम के द्वारा आता है। जल और घुलित खनिज लवण ऊपर कैसे जाता है, किसके द्वारा जाता है? तो जाइलम, जस से जल, जस से जाइलम, जस से जल, जस से जाइलम। तो जल हो गया, तो जल के साथ साथ क्या जाएगा? घुलित खनिज लवण भी जाएगा। घुलित खनिज लवण कौन होता है? जिसे खेत में जैसे यूरिया, पोटास, डाई छिटा गया, पानी उसमें चल गया, घुल के नीचे नीचे चल गया, तो पेड़ पौधा में जो स्टोर होता है, मूल रम होता है, तो उसके द्वारा पानी नीचे से जब खींचेगा ऊपर की ओर, तो उसमें खाद्य पदार्थ भी जाएगा और साथ जल भी जाएगा। इसीलिए मतलब फ्लोएम जाइलम जल और खनिज लवण दोनों का नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरण करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। रक्त इसमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो बहुत बार तुम लोगों को बता दिया है, हीमोग्लोबिन के कारण
रक्त लाल दिखाई देता है और पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है क्लोरोफिल के कारण। मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है यूरोक्रोम के कारण। ये तीनों क्वेश्चन याद कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध या ऑक्सीजनित, यानी कि शुद्ध कहो चाहे ऑक्सीजनित कहो, तो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो देखो तुम लोगों को बताए थे, यानी कि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो, उसमें बताए थे कि सीरा, तो सीरा करता है अशुद्ध रक्त का परिवहन, और धमनी जो हो गया उस शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो इसमें दिया है, तो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को परिवहन कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा धमनिया, धमनिया हो जाएगा। यानी कि धमनिया का मतलब क्या हो गया? बहुत सारा धमनिया। हमारे शरीर में एगो धमनी नहीं है, बहुत सारा धमनी है, तो इसे बोलेंगे धमनिया। समझ गए तो गए? अब देखो हृदय के वेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? शिथिलन मतलब सिकुड़ना, शिथिलन मतलब सिकुड़ना, ना सॉरी फैलना। शिथिलन मतलब क्या होता है? फैलना। समझ तो लगे? तो क्या कहलाता है? तो डायस्टॉल। तो लोग बताए थे कि फैलना डायस्टॉल, और सिकुड़ना, सिकुड़ना के मतलब संकुचन। संकुचन जब पूछेगा तो मारेंगे सिस्टोल। तो यहाँ पर क्या होगा? शिथिलन दिया है कि यानी कि जब ब्लड आ करके हृदय में आता है तो फैल जाता है, तो फैलना को बोलते हैं डायस्टॉल। समझ में आ गया तो लगे? अब देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में पौधों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र। हो गया ना क्लियर है? संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों में जल, घुलित खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को लेकर जाने वाले ऊतक को संवहन ऊतक कहते हैं। अभी इसमें ऊपर नीचे नहीं लगाना है, इसमें ऊपर नीचे नहीं लगाना है, क्योंकि ऊपर नीचे तो जाइलम फ्लोएम ले जाता है ना। तो जाइलम फ्लोएम का ये हो गया का पिताजी हो गया, ये दोनों के मिला के हो गया संवहन ऊतक। तो पेड़ पौधों में जल, घुलित खनिज लवण और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाला ऊतक को संवहन ऊतक कहते हैं। जब समझ में नहीं आएगा तो कॉपी पे रटने से समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा जब समझ में आ गया पूरे दिमाग से। देखो क्वेश्चन नंबर 3, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो चालनी नलिकाएं, चालनी के मतलब चलनी, चलनी से क्या होता है? आटा चलाता है। आटा क्या है? फल हो गया नु। तो ये क्या हो गया? फ्लोयम, फ्लोयम ऊतक में होता है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तब फ्लोयम ऊतक में। पूरा विस्तार से बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में। अब देखो तो तीसरा का आंसर हो जाएगा फ्लोयम ऊतक। याद हो गया तो लगे? फ्लोयम ऊतक। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोयम ऊतक। अब देखो संवहन ऊतक किसे कहते हैं? चुपचाप रहो। ये तो हो गया। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये हो गया। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधा के बाहरी भागों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब आप लोगों को नोट्स बनाना होगा तो वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा, जौन बोलेंगे परिभाषा उसी को। देखो स्थानांतरण क्या है? तो पेड़ पौधों में भोजन एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना स्थानांतरण कहलाता है। फिर से देखो, पेड़ पौधों में जल, घुलित खनिज लवण, खाद्य पदार्थ, यानी कि तीनों, हमेशा तीनों को बोलना है। यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, क्योंकि एक ही अंग तक काम नहीं है। पत्ती में भोजन बनेगा तो केवल पत्ती को ही नहीं चाहिए, यानी कि प्रत्येक अंग तक पेड़ पौधा के जाना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं स्थानांतरण, यानी कि स्थानांतरण हो गया, सगरी पहुंच गया। समझ में आ गया तो लोग है? अब देखो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। अब ये मत मार देना ग्लूकोज, कैसे कि हम लोगों के शरीर का बात नहीं हो रहा है, ये बात हो रहा है पेड़ पौधा में। तो पेड़ पौधा में सुक्रोज, हम लोग मनुष्य में जब पूछेगा तो मारना है ग्लूकोज। समझ में आ गया नु? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है? खनिज लवण, तो खनिज लवण समझ में आया तो लोग? जल कहो चाहे खनिज लवण, जल और खनिज लवण का अवशोषण कैसे होता है? तो जाइलम के द्वारा,
नीचे से ऊपर की ओर अवशोषण होता है। समझ में आ गया तो लोग? जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर किस रूप में होता है? तो जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर। खनिज लवण का पूछ रहा है ना, तो जल या खनिज लवण दोनों तो भाई है, दोनों साथ रहेगा। तो दिया है कि खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है? तो जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? तो बोलेंगे कि हमारे पेड़ पौधा में भोजन पत्ती में बनता है, तो पत्ती में ही भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अंग तक पहुंचना जरूरी होता है, इसीलिए पेड़ पौधों में स्थानांतरण जरूरी है। समझ में आ गया तो लोग? पेड़ पौधा में भोजन पत्ती में बनता है और पत्ती को ही केवल भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, पेड़ पौधा के विभिन्न अंग को आवश्यकता होती है, इसलिए पेड़ पौधा में स्थानांतरण जरूरी है। ये पूछ रहे हैं कि क्यों जरूरी है? तो पेड़ पौधा में स्थानांतरण क्यों जरूरी है? तो जरूरी नहीं रहेगा, भोजन तो तुम लोगों को पता है कि बनता है पत्ती में, बताए तो वीडियो में। तो पत्ती में जब बन गया तो पत्ती में भोजन रह जाएगा, पत्ती में रह जाएगा तो फिर नीचे से डांड होड़ सूख जाएगा। तो इसीलिए बोलना है कि पेड़ पौधा में भोजन पत्ती में बनता है, लेकिन पत्ती को ही भोजन की आवश्यकता नहीं होता है। समझ में तो लगे? पेड़ पौधा के विभिन्न अंगों को जरूरत होती है, इसलिए स्थानांतरण जरूरी है। लिखा जाएगा तो लोग सुनो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 था कि रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखे। तो रक्त बताए थे तो लोग के दो भाग में बांटा गया है। रक्त का दो भाग होता है, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ठोस भाग। तो प्लाज्मा में बताए थे तो लोग के कि होता है 90% जल होता है और 7% प्रोटीन होता है और 0.18% ग्लूकोज होता है और 5% वासा होता है और अकार्बनिक पदार्थ होता है 0.9% और शेष हो जाता है कार्बनिक पदार्थ। इतना बताए थे तो लोग। और उसके बाद ठोस वाला भाग में बताए थे कि उसको 3 भाग में बांटा गया है, WBC, RBC, प्लेटलेट। समझ में आ गया तो लोग? तो इतना सारा चीज यहाँ पर नहीं लिखना है, केवल लिखना है ठोस वाला भाग और प्लाज्मा दूगो। तो लिखेंगे कैसे? देखो, तो ठोस वाला भाग डायरेक्ट ठोस वाला भाग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि लाल रक्त कोशिकाएं कामा श्वेत रक्त कोशिकाएं कामा प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। समझ में आ गया तो लगे ना? तो लिखो कि रक्त के विभिन्न अवयव निम्नलिखित हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स कामा प्लाज्मा। समझ में आ गया तो लगे? ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, पूरा विस्तार से नहीं लिखना है। यानी कि रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिखो, तो एगो प्लाज्मा, एगो ठोस भाग। तो ठोस भाग ना करके वगैरह तीनों के अलग अलग कर दो, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। समझ में आ गया नू? अब देखो आगे हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। तो कौन कौन हो जाएगा? तो शिरा, धमनी और हृदय, 3 गो। कौन कौन हो गया? शिरा, धमनी, हृदय। यानी कि शिरा हमारे शरीर में जो बहुत सारा भरा हुआ है ना, शिरा जो पतला पतला होता है तो शिरा हो गया, और जो मोटा मोटा थोड़ा सा होता है तो उसे बोलेंगे धमनी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त के बारे में तो लोग बताए थे कि रक्त कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है और इसका pH मान होता है 7.4 और ये होता है क्षारीय होता है। समझ में आएगा तो लगे? रक्त क्या लिखेंगे? तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब क्या हो गया? लिक्विड जैसा है। संयोजी मतलब क्या? संयोजी का मतलब होता है पूरे शरीर से जुड़ल है, तरल संयोजी ऊतक। अब देखो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC, लाल रक्त कोशिकाओं का मतलब क्या हो गया? RBC। RBC का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो होता है जो हड्डी होता है, हड्डी, तो हड्डी के अंदर छेद होता है, हड्डी के
तू लोग मुर्गा और के चाहे खसियों से खाओ तो जो हड्डी मिलता है नु, तो ना ओकरा के पूरा चूसो चूसो कबार के पूरा ओकरा के बढ़िया से हैं, तो ओकरे के बोलते हैं अस्थि माजा। क्या बोलते हैं? अस्थि माजा। तो आरबीसी कहाँ होता है? अस्थि माजा में। अरे आरबीसी बोलो चाहे लाल रक्त कोशिका में बोलो, ये नु दोनों में कौनो। अब देखो पूछ देगा कि डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अस्थि मज्जा। समझ में आ गया तो लोग? तो 2 क्वेश्चन तो लोग हो गया यहाँ पर। अब देखो अब कौन क्वेश्चन कहाँ लाल रक्त? 13 नंबर, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन एक दूसरे की अपेक्षा कम है? कौन कम है? तो डब्ल्यूबीसी कम है कि आरबीसी कम है? तो एकदम साफ पता है कि डब्ल्यूबीसी कम है, आरबीसी ज्यादा है। क्या इससे ज्यादा शरीर में लाले न खून है ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अब आगे चलो, मनुष्य के हृदय के 4 कौन कौन से वेश में होते हैं? पूरा विस्तार से बताए हैं तो लोग बारे में, इसके बारे में आधा घंटा का वीडियो बनाए हैं कि मनुष्य में 4 चेम्बर होता है। 4 चेम्बर, इंग्लिश में चेम्बर है, हिंदी में वेश में। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। क्लियर? आगे, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली वाहिनियों के क्या कहते हैं? बताओ तू लोग। अग्र महाशिरा। समझ में तो लगे? ये सब बात कही तो लगे बहुत अच्छा तरह से बताए थे। अब वीडियो को नहीं देखो तो जरूर जा करके तू देख लो, देख करके वहां पर लाइक कर देना और कमेंट कर देना अच्छा सा। यानी कि शरीर के सभी भागों से, शरीर के पूरा भागों से, पूरा खखोर के लेके कहाँ आएगा? हृदय के पास। और हृदय के पास एक मोटा पाइप होता है अग्र महाशिरा, और उसी के द्वारा आ जाता है रक्त। समझा गए तो लगे? और उसके द्वारा कहाँ आएगा? दायां अलिंद में। और दायां अलिंद के बाद नीचे आएगा, एक त्रिदलीय कपाट होता है अंतरा निलय छिद्र के द्वारा कहाँ जाता है? दायां निलय में। और दायां निलय के बाद फिर हमारा नीचे से निलय जंप करता है, तो किसके द्वारा बाहर फिर फेफड़ा में जाएगा? चुप रहो, मतलब मार पीट पड़ देंगे। अब पाइपों का नाम बताओ, कोना द्वारा बाहर जाएगा? तब फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी नु, तब फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाएगा फेफड़ा में। नीचे आगे रहेगा गधा, जिसे ऊपर से नीचे अगला निचला में, निचला से पाइप रहता है नु, तो लोग बताए थे। तो जाएगा कहाँ? फेफड़ा में जाता है शुद्ध होने के लिए। और फिर शुद्ध हो करके और फिर होने से आता है, तो किसके द्वारा आता है? तो महाशिरा, महाशिरा के द्वारा रहेगा। हाँ समझ में ऐसे तो लोग नहीं आएगा, जा करके समझ लेना बढ़िया से। देखो यानी कि शिरा तो लोग बताए थे ना, 2 महाशिरा। महाशिरा के द्वारा कहाँ आता है? दायां अलिंद में, फिर निलय में, फिर इधर से मराएगा तो महाधमनी के द्वारा फिर पूरे शरीर में शुद्ध रक्त चल जाता है। शुद्ध रक्त कि शुद्ध रक्त? महाधमनी में शुद्ध रक्त जाएगा नो। देखो अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर के आंसर हो जाएगा कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा दोनों लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। देखो हृदय के दाएं अलिंद छिद्र, हृदय के हृदय के बायां अलिंद निलय, बायां अलिंद निलय छिद्र पर एक कपाट होता है। उस कपाट को क्या बोलते हैं? द्विदलीय कपाट। द्विदलीय कपाट उधर उस साइड में हो जाएगा द्विदलीय, इधर होता है त्रिदलीय कपाट। समझ में आ गया तो क्या है? अब देखो 18 नंबर, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्तवाहिनियों के नाम लिखें। फेफड़ा से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से महाधमनी, कौन लेके जाएगा? फेफड़े से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में ना, देखो कहाँ से? फेफड़ा से, हृदय से नहीं ले जाना है, फेफड़ा से।
तब फेफड़ा से शुद्ध रक्त बाया, यानी कि उन्हें से लेकर के कौन आएगा, तो महाशिरा है, महाशिरा हो जाएगा ना। महाशिरा ने दूगो बताया था ना तो लोग फिगर में बना के कि दूगो होता है महाशिरा, शुद्ध रक्त को लेकर आता है बाया अलिंद में, और फिर आता है फिर नीचे बाया निलय में, और तब नहीं जाता है तो महाधमनी के द्वारा बाहर निकल जाता है पूरे शरीर में। अब देखो हृदय के अवयवों का संकुचन क्या कहलाता है, तो सिस्टोल, सिस्टोल हो जाएगा ना, और शिथिलन पूछेगा तो डायस्टोल। खत्म। 20 नंबर, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे, शरीर के वैसी धमनी का नाम लिखें जिसमें बी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। बी ऑक्सीजनित का मतलब समझ जाओ अशुद्ध है, अशुद्ध है तो कौन धमनी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। समझ में आ तो लगे, बी ऑक्सीजनित के मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है, माटी है, CO2 है। अशुद्ध जब है तो क्या है, CO2 है। तो इसका प्रवाह कौन धमनी करती है, तो फुफ्फुस धमनी लिखा जाएगा तो लोग से ना। अब देखो फुफ्फुस धमनी हो गया। शरीर की ऐसी शिरा का नाम बताइए, शिरा का नाम बताओ जो ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करता है, तो फुफ्फुस शिरा, शिरा का नाम बताना है। शिरा तो इसे करता है अशुद्ध का प्रवाह परिवहन, शिरा का के परिवहन करता है अशुद्ध का। अब बताना है कि शुद्ध बताना है, शुद्ध यानी कि ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह कौन करवाता है, तो फुफ्फुस लगा दो, फुफ्फुस शिरा। समझने तो लगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करता है, तो विभिन्न सिरिकाएं मिलकर क्या बनाएगा, शिरा। विभिन्न सिरिकाएं मिलकर क्या बनाता है, तो शिरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे एक कोशिकीय पौधा का नाम लिखे, नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है, तो यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनस, दो में से कोनो लिख देना। अब देखो 24 नंबर, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन है, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थ दोनों, जल और खनिज लवण नहीं है, जल और खाद्य पदार्थ, तो क्या बोलेंगे, संवहन ऊतक। समझ में आ गया तो लोगे। अरे जल तो हो गया, तो जल के साथ तो खनिजो लवण चल जाएगा, एगो खाद्य पदार्थ दे दिया तो खाद्य पदार्थ तो भोजन हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन ऊतक। हो गया क्लियर न तो लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाली लंबी नलिकाएं, लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती हैं। जल संवहन ऊतक, जल संवहन ऊतक का मतलब क्या हो गया, जल संवहन ऊतक का मतलब हो गया जाइलम। तो जाइलम में तो लोग बताए थे कि लंबी लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं, तो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। ध्यान से देखो फिर से, जल संवहन ऊतक, तो जल संवहन ऊतक का मतलब क्या हो गया कि जाइलम ऊतक है। तो जाइलम ऊतक में लंबी लंबी बेलनाकार नलिकाएं पाई जाती हैं, तो उसे बोलते हैं वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। समझ तो लगे। ये पूछता कि फ्लोएम में बताओ, तो फ्लोएम में बताते तो लगे चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं। हो गया क्लियर। अब देखो जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, जाइलम में। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लंदन से सब, ये सब टोटल बता दिए थे, टोटल A to Z है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 25, 27, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। भोजन, खाद्य पदार्थों का जहां नाम आ जाएगा वहां पर समझ जाओ कि भोजन का बात हो रहा है, तो फ्लोएम, फ्लोएम ऊतक। दिक्कत कहाँ है यहाँ में, कतई दिक्कत है, जिसको समझ में आ जाएगा
तो लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। जो ये खाली बढ़िया से वीडियो देख लो ध्यान से, हैं, समझ जाओ, क्वेश्चन आंसर अपना मन हो जाएगा, सब क्लियर हो गया ना? क्लियर है। अब देखो 28 नंबर, पौधों में जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया कहलाता है स्थानांतरण क्रिया। स्थानांतरण क्रिया तीनों है। देखो, पौधों में जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ, ये तीनों भाई आ गया। तो तीनों भाइयों को यानी कि अगर मतलब चारों तरफ फैलाने के लिए कौन क्रिया कहलाएगा? तो स्थानांतरण की क्रिया। समझ में आ गया तो लगे? अब देखो, रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त कहो चाहे रुधिर कहो, तरल संयोजी ऊतक। समझ में आ गया तो लगे? अब 30 नंबर, बायां और दायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होता है? बताओ तो लोगे। तो अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति कौन हो जाएगा? अंतरा अलिंद भित्ति। और फिर जब नीचे पूछेगा, नीचे, तो अंतरा निलय भित्ति, अंतरा निलय भित्ति। निलय के जब निचला भाग को अलग करेगा तो अंतरा निलय भित्ति, अंतरा निलय भित्ति। और जब अलिंद को अलग करेगा, अलिंद यानी कि बीचे बीचे अलग जो करेगा तो उसे बोलेंगे अंतरा अलिंद भित्ति। समझने का तो लगे? देखो, अब क्वेश्चन पर हम कहाँ पहुंच गए हम लोग? 31 नंबर, उस शिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध है या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है। तो फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। समझ में आ गया तो लगे? फुफ्फुस शिरा हो जाएगा ना, फुफ्फुस शिरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन? क्वेश्चन नंबर 33, रक्त का नंबर, हाँ 32, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो लिम्फ, लिम्फ, लिम्फ। समझ तो लगे? ध्यान से देखो, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं तो उसे लिम्फ बोलेंगे ना, लाल रक्त कोशिकाएं। तो एकरा में क्वेश्चन हो गया दोसर नु, प्लाज्मा की बात हो गया। बुढ़ावा पीठ पर देंगे मार के, जब ठोस भाग में रहता तब नु, ये तो प्लाज्मा की बात हो गया। तो रक्त में तो 2 भाग होता है। रक्त में एगो प्लाज्मा वाला, एगो ठोस भाग वाला। तो ठोस भाग वाला में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो यहाँ पर प्लाज्मा के नाम ले लिया नु, तो इसको लिखेंगे लिम्फ या ऊतक द्रव। समझ तो लगे? अब देखो, अब क्वेश्चन का नंबर 33, रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है? धमनी में कि शिरा में? तो बताओ किसमें होगा? धमनी में होगा। हमारे जो सब मतलब शरीर का जो नीचे वाला छटक रहा है, नीचे वाला टाइट है, तो उसी को बोलेंगे धमनी। तो अगर में ज्यादा प्रेशर है तो इसलिए ज्यादा टाइट हो गया। अब देखो ये शिरा, हरियर का हो गया शिरा है, तो कहाँ टाइट है तनिको? हाँ, नीचे वाला तो धमनी में। तो ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है धमनी में। धमनी समझ लो कट गया तो काम समाप्त है। जो थोड़ा सा चलहाक रहता है, चलहाक लड़का चाहे लड़की, वो काट लेगी हइये वाला हाथवा, ऊपर वाला सिरावा काट लेगी, सिरा। तब खून गिरने लगेगा थोड़ा थोड़ा, फुचुर फुचुर है। तो पूरा परिवार उसको पूरा परेशान हो जाएगा कि जौन डिमांड है जल्दी इसको पूरा करो, है ना, तो मरिए जाएगी कि नसें काट ली है ना। और जो चलहाक रहता ना, उससे चलहाक गार्जीवन तो बोलते ना ना ना, धमनिया काटो ना, तनी नीचवा के काटो धमनी, तब न पता चलेगा कितना औकात है तुम्हारा। तब वो आज के बाद नहीं काटेगी, समझ जाएगी कि वो तो बहुत दिक्कत बात बा, तो मुआइए दी हमारा।
समझ में आ गया तो लगे। तो इसीलिए सीरा को काटने पर फुचुर फुचुर हल्का हल्का खून गिरता है, लेकिन हल्का हल्का। और धमनी काटने के बाद मारेगा पिचकारी नहीं, तनिए सी में रक्त बहरी। अब देखो कुछ तो समझ में आ गया तो लगे धमनी सीरा के बारे में। अब देखो सीरा धमनी यानी कि सीरा कौन रक्त का प्रवाह करता है, शुद्ध का कि अशुद्ध का? तो अशुद्ध का। 2 अक्षर का हो गया सीरा, तो इसका संहतिया हो गया 3 अक्षर वाला। समझ में आ गया तो लगे। सीरा, तो सीरा का संहतिया हो गया अशुद्ध, उसी को लेकर के जाएगा। धमनी हो गया 3 अक्षर का, तो ये वो घटा के अपन दोस्ती करेगा शुद्ध वाला से। समझ में आ गया तो लगे। ये सब याद रखो थोड़ा सा, तो लोग हर बात नहीं पढ़ हो जाके जौन जौन वीडियो जो बनाते हैं उसको भी 1-2 बार तू देखो तब नु। अब देखो रक्तचाप की माप किस उपकरण से किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। कौन? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो लोग बताए थे ना कि रक्तचाप का माप किस उपकरण से किया जाता है, यानी कि बीपी किस चीज से मापा जाता है। तो बीपी नापने वाला उपकरण का नाम बताना है। बीपी नापने वाला उसी को बोलते हैं रक्तचाप। तो स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। समझ में आ गया तो लगे। तो अब इसका टोटल हम लिख देते हैं बोर्ड पर, और तुम लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट मार लेना, काम हो जाएगा क्लियर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो। कहते इतना बेस्ट तरीका से कोई नहीं बताता होगा यूट्यूब पे। मस्त पढ़ाने वाला बहुत टीचर हैं, लेकिन साइंस इतना बेहतरीन ढंग से कोई नहीं बताएगा। A to Z वीडियो डालेंगे, सब विषय का डालेंगे लाइन से प्रतिदिन। देखो तो समझने से आप लोगों को तो पेट भरेगा नहीं, तो लिखने का भी व्यवस्था तुम लोगों को कर दिए हैं। देखो पहला आंसर परिवहन तंत्र, उसके बाद जितना क्वेश्चन है उसका सबका लाइन बाय लाइन से आंसर हम लिख दिए हैं। जो समझाए थे वही वाला लिख दिए हैं। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन 10 में क्या दिया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। तो सीरा, धमनी, हृदय। इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे तो लोग। अब 11 में रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। 12 नंबर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और देखिए श्वेत रक्त का पूछेगा तब लिखना है अस्थि मज्जा। 13 नंबर में मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन कम होता है? तो WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं कम होती हैं। उसके बाद देखो लाल रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। 4 वेश में के नाम बताए थे तो लोग, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। हो गया ना? तले स्क्रीनशॉट तो लोग मार लो। उसके बाद अब कल देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद हो जाएगा चैप्टर समाप्त। उसके बाद वाला में उत्सर्जन चैप्टर को देखेंगे। तब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, इसका नोट्स बनाओ बढ़िया से।